ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ ईएच इन इंडिया। डेवलपमेंट ऑफ ईएच इन इंडिया। ईएच इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंडिया में कैसा डेवलप हुआ, कैसा आगे बढ़ा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इंडिया में लाने वाले जो डॉक्टर है उनका नाम है डॉक्टर फादर अगॉस्टस मुल्लर। ठीक है, ये इनका नाम है। इन्होंने एक हॉस्पिटल इन्होंने खोला था कर्नाटका में, मंगलूर में, जिसका नाम था लेप्रोसी हॉस्पिटल। उस जमाने में कोढ़ की बीमारी बहुत ज़्यादा थी, तो इन्होंने सोचा होगा कि मैं अपने हॉस्पिटल के ज़रिए से बहुत सारे लोगों के या फिर बहुत सारे मरीजों का इलाज करूं। उन्होंने कब इसको इस्टेब्लिश किया? 1885 में। तो इसको लाने वाले इंडिया में कौन है? फर्स्ट डॉक्टर ईएच के, डॉक्टर फादर ऑगस्टस मिलर। ठीक है। अब इंडिया में सबसे पहले मेडिसिन लाने वाले कौन है? डॉक्टर अन्ना है, मद्रास के, 1885 में। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के रेमेडीज को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। स्टॉकिस्ट थे, ये डिस्ट्रीब्यूटर थे, इंडिया और साउथ एशिया। ठीक है। अब ये तो बाहर के, बहुत सारे लोग ये बाहर के ही थे अक्सर, क्योंकि इनका आना जाना रहता था जर्मनी, इटाली। इस वजह से इन्होंने प्रैक्टिस भी स्टार्ट की और मेडिसिन को भी सप्लाई करना इन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन सबसे पहले इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर इंडिया में कौन बने, ये बात सबसे बड़ी क्वेश्चन। वो थे हमारे डॉक्टर बलदेव प्रसाद सक्सेना। इन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सीखा और ये फर्स्ट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी डॉक्टर बने। और इन्होंने प्रैक्टिसिंग स्टार्ट किया 1895 में। तो जब 1895 में स्टार्ट किया इन्होंने, 1907 1907 तक इन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। उसके बाद इन्होंने एक स्कूल खोला इलेक्ट्रो होम्योपैथी का। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में इन्होंने फर्स्ट स्कूल खोला। उसके बाद बहुत सारे लोग उसमें से पढ़ के निकले और उनके साथ सीखा उन्होंने। उसके बाद इलाहाबाद में डॉक्टर एसपी श्रीवास्तव, इन्होंने भी ईएच एजुकेशनल सेंटर खोला। लेकिन ये सब लोग अपने अपने महदूद इलाके में और ब्रॉड प्रैक्टिस नहीं, बल्कि प्रैक्टिस तो करते थे, लेकिन ईएच को उतना डेवलपमेंट करने में, इतना यानी स्टार्टिंग बिगिनिंग तो किया था, लेकिन उसको फैलाने में जो सबसे पहला नाम आता है वो है डॉक्टर एन एल सिन्हा। डॉक्टर एन एल सिन्हा, इन्होंने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी कानपुर में इन्होंने स्टार्ट किया, 19 नॉट 1920। ठीक है, इसी तरह इन्होंने सोसाइटी खोला और डेवलपमेंट किया, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वर्क किया, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया और मेहनत की, आगे बढ़ाए। और इनके साथ रहकर जो मॉडर्न साइंस प्रैक्टिशनर्स थे वो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की तरफ आने लगे। जैसा कि डॉक्टर, उस जमाने के बहुत ज़्यादा मशहूर डॉक्टर्स थे, डॉक्टर राधा माधव, डॉक्टर H.D. बनर्जी, ये तो बहुत ज़्यादा मशहूर डॉक्टर थे उस जमाने के। डॉक्टर B.K. पॉल। ठीक है। डॉक्टर युद्धवीर सिंह। ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे किताबों को लिखा, लिटरेचर। अभी भी डॉक्टर H.D. बनर्जी की किताबें मिलती हैं आपको इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में, और डॉक्टर एन एल सिन्हा साहब की भी। ठीक है। बट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहाँ पे गड़बड़ हुई थोड़ी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया, ये बहुत, जैसा लोगों की जिंदगी को तबाह करके रखा था, इसी तरह ये पैथी को भी इसने थोड़ा दबा दिया था, क्योंकि ये सप्लाई पूरी इटाली से आती थी, जर्मनी से आती थी। ठीक है। तो वॉर की वजह से सप्लाइंग बंद हो गया, कनेक्शन बंद हो गया कई सालों तक। तो इस वजह से होम्यो इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मेडिसिन इंडिया में आना बंद हो गए कुछ सालों तक। तो अब ये लोग तो डॉक्टर थे, इनको तो प्रैक्टिस करना है, इनको नॉलेज आगे बढ़ना है, इनको प्रैक्टिस करना है, लोगों को हील करना है। तो इन्होंने कन्वर्ट किया अपने प्रोफेशन को होम्योपैथी में। ठीक है, यहाँ पर देखिए होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की मिक्सिंग हो गई। वो भी मजबूरी थी, जिसकी वजह से उनको आना पड़ा। ठीक है। और इसी बेहतर बहुत सारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कॉलेजेस खोले, ऑर्गेनाइजेशन खोले इंडिया में, यूनिवर्सिटीज भी खोले गए। ठीक है, पाटना में डॉक्टर B.B.P. सिंह। ठीक है। और बहुत सारे लोगों ने
काउंसिल खोला। बहुत मेहनत इसके ऊपर लगी, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मेडिसिन मेडिसिन जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पहले मिल रही थी, अब वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जगह होम्योपैथी के प्लांट्स मिलने लगे। उसको कन्वर्ट करके इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मेडिसिन बनाने लगे। तो जो बेस था उसमें थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ देखने को मिली। डॉक्टर बख्शी, डॉक्टर आरसी प्रसाद, ये सब आप देख सकते हैं, नाम लिखे हुए हैं। कहाँ कहाँ इन्होंने अपने काउंसिल को, अपने अपने सिस्टम को डेवलप किया। ये पूरे नाम है, आप देख सकते हैं। ठीक है। तो इसी के बेहतर बहुत सारे डॉक्टर्स, आप पूरे नाम आप लोगों को पढ़ने मिलेगा। ठीक है। इन्होंने 200 इंस्टीट्यूशंस कायम हो गए इलेक्ट्रो होम्योपैथी के। ठीक है। तो 200 उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। और इन्होंने पिटिशंस डाला हाई कोर्ट में, अपील किया प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, ताकि इलेक्ट्रो होम्योपैथी रिकॉग्नाइज हो सके। तो इस प्रेशर की वजह से, ठीक है, जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, गवर्नमेंट इंडिया ने एक 5 मेंबर की कमेटी बैठाई, जिसमें ये सब डिटेल्स इंक्लूड किए ताकि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1991 में रिपोर्ट सबमिट किया 1 मंथ के बाद। ठीक है। उसने क्या किया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी और रिकॉग्नाइज हो सकता है, ये अलग एक डिफरेंट सिस्टम है। ठीक है। तो ये यहाँ तक की थी डेवलपमेंट के बारे में। 1991 के बाद बहुत सारे लोगों ने फिर वहाँ पे इसके बारे में जिक्र छोड़ छूट गया। 2008 तक वैसे प्रैक्टिस होने लगा, फिर 2008 में फिर आवाज़ उठी। ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग हिस्ट्री है। तो बहरहाल अभी भी जो जो कमेटी गिरी थी, उनका कहना ये है कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एक नया सिस्टम है, तो ये कहीं ना कहीं एस्टैब्लिश होना चाहिए, और इसका एक प्रिंसिपल होना चाहिए, इसका एक मेडिसिन, उसका अपना एक मेडिसिन होना चाहिए जो दूसरे पैथी से डिफरेंट हो, और अपना एक सिलेबस होना चाहिए। तो सब चीज़ें हमारे जो डॉक्टर्स है, बड़े बड़े डॉक्टर्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के, उन्होंने डेवलप किया, उसको सामने दिया उनके सामने। ठीक है। अब उस पर चर्चा चल रही है मोस्टली। अब रिजल्ट आने वाला है। ठीक है। रिजल्ट आने वाला है, वेट करना है कि रिकग्नाइजेशन के बारे में। ऑलरेडी राजस्थान में ये रिकग्नाइज हो चुका, बिल पास होगा वहाँ के पार्लियामेंट से। ठीक है, वहाँ के संस्थान से। लेकिन अभी आगे देखना है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेने वाली। ठीक है। तो जब तक हम इस बुनियाद पे हम प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है। और भी कोर्ट्स ने परमिशन दिया, मद्रास हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने, ठीक है, बहुत सारे हाई कोर्ट ने परमिशन दिया कि आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रिसर्च कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि और यहाँ तक कि एक हेल्थ मिनिस्टर है जिनका इलाज तकरीबन एक डॉक्टर साहब ने किया था, पुरानी बात है, उनके मर्ज में बहुत अच्छा फायदा हुआ। और यहाँ तक कि जो दिल्ली के एक डॉक्टर साहब है, पुरानी बात है, ठीक है, तो उनके थ्रू एक हाई कोर्ट के जज को भी उन्होंने ट्रीट किया, तो जिससे उनके तबीयत में सुधार हुई। तो उन्होंने भी ये जजमेंट दिया, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इज ए सेफ रेमेडी। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे हमारे बड़े बड़े पोजीशन के लीडर्स हो, या फिर अच्छे पोजिशनल रहने के रहकर रिटायर्ड होकर बीमार हुए से लोग हैं, उनको भी हमने जब ट्रीटमेंट किया इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के जरिए से, तो उनका फीडबैक 100% था कि ये पैथी रिकॉग्नाइज हो। तो इतना डेवलपमेंट है, इतनी अच्छी इसमें इसमें अच्छी क्या है, बहुत सारी चीज़ें, तो इसको सीखना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो ये आपका डेवलपमेंट ऑफ ई है इंडिया के बारे में। इसके बारे में कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। तो यहाँ पे बात आई थी कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 मेडिसिन की सप्लाई बंद हो गई थी, या डिस्कनेक्ट हुआ था। वो थोड़े वक्त के लिए था, फिर उसके बाद फिर कंटिन्यूएशन हुआ। लेकिन जो लोग होम्योपैथी में माहिर हो गए थे, वो लोग होम्योपैथी ही प्रैक्टिस
कर रहे थे। ठीक है। तो उसके बाद इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के मेडिसिन आने के बावजूद भी वो लोग होम्योपैथी में प्रैक्टिस करने लगे। लेकिन जो नए डॉक्टर्स थे जिन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को सीखा, सिर्फ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही प्रैक्टिस करना चाहते थे, वो लोग फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को नए सिरे से उन्होंने स्टार्ट किया, प्रैक्टिस किया। जैसा कि यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स का नाम आता है, जैसे डॉक्टर NL सिन्हा है, सर है। ठीक है। डॉक्टर बख्शी है, ऐसे सब लोग पुराने डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं। आज के वक्त में जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है, आगे की क्लासेस। ठीक है। तो ये था डेवलपमेंट ऑफ पीएच इन इंडिया में। अब हम बात करेंगे होम्योपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इसका डिफरेंशिएट नहीं होगा तो फिर प्रैक्टिस थोड़ा मुश्किल होगी, और आपको लोग सवाल करेंगे भी कि भाई इलेक्ट्रो होम्योपैथी ऑलरेडी है, फिर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्यों लेकर आए। और अक्सर डॉक्टर्स का भी यही सवाल है, होम्योपैथी और इलेक्ट्रो दोनों सेम है। तो इसका जवाब आप लोगों को मालूम होना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी होम्योपैथी सेम होता तो डॉक्टर साउंड सीजर मैडी उसका अलग नाम नहीं देते, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी और होम्योपैथी सेम होता तो फिर डॉक्टर काउंट सीजर मैटी सिर्फ 114 या 115 प्लांट्स पे ही उन्हीं को सेलेक्ट नहीं करते। ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसका जवाब हम यहाँ पे हासिल करने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो यह है, डॉक्टर होम्योपैथी का इन्वेंट डॉक्टर सैमुअल हैनेमन ने किया 1796। देखिए, इसका डेवलपमेंट 1796 में हुआ। और हमारे इलेक्ट्रो होम्योपैथी को किसने डेवलप किया? डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने 1865 में। ठीक है, इटाली में, ये जर्मनी में हुआ। पहला डिफरेंशिएट समझ में आ गया। नेक्स्ट है डॉक्टर, इंडिया को होम्योपैथी किसने लाया? डॉक्टर हॉनिंग बर्गर ने 1835 में। ठीक है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी को इंडिया में किसने लाया? डॉक्टर फादर मुल्लर ने 1885 में। यानी 50 साल के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी इंडिया में आ गई। डॉक्टर बाबू राजेंद्र प्रसाद दत्ता, ये फर्स्ट होम्योपैथ। ठीक है। और डॉक्टर बलदेव प्रसाद सक्सेना है फर्स्ट इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर है। अब यहाँ से डिफरेंशिएट देखिए, प्रिंसिपल अलग, यानी जिस बेस पे मेडिसिन बनती है उसका बेस अलग हो गया। होम्योपैथी का बेस है सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटर, यानी जैसी बीमारी वैसी दवा। ठीक है। हमारा प्रिंसिपल है, हम पढ़ेंगे आगे, आप परेशान मत होइए। सिर्फ यहाँ पे एज ये डिफरेंशिएशन के बारे में बताया जा रहा है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्या प्रिंसिपल है? कॉम्प्लेक्सा कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर, यानी बॉडी हमारी कॉम्प्लेक्स है, उसको कॉम्प्लेक्स मेडिसिन ही क्यूर कर सकती है। इसका आसान मतलब ये है। डिटेल में हम बाद में जानेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल बदल गया। तो हमारा प्रिंसिपल अलग है, उनका प्रिंसिपल अलग है, बिल्कुल। तो होम्योपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी में डिफरेंट हो गया यहीं पे। ठीक है। और होम्योपैथी की मेडिसिन आपको पॉइजनस, नॉन पॉइजनस प्लांट्स, मिनरल्स, एनिमल्स, इन सब से बनाया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में सिर्फ प्लांट से ही बनाया जाता है, वो भी नॉन पॉइजनस, ज्यादा जिसके अंदर नुकसान देने वाली चीज या कैफियत पाई नहीं जाती। ठीक है। और ये लोग सेव करने के लिए जो व्हीकल यूज करते हैं वो अल्कोहल है, ये केमिकल है। वो अल्कोहल नहीं है जो जिसको और ड्रिंक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ये अल्कोहल ये भी ये प्लांट से एक्सट्रैक्ट, बाज़ लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाज़ लोग केमिकली प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। इसके भी अलग अलग और टाइप्स है, जिस जब हम अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे, जब बात करेंगे। हम जो डिस्टिल वाटर को इस्तेमाल करते हैं या रेक्टिफाइड स्पिरिट को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द डॉक्टर डिस्टिल वाटर को ही अ, इस्तेमाल करते हैं, उसको एज ए व्हीकल यूज करते हैं। ठीक है, जिसके जरिए से मेडिसिन अंदर जाती है। ठीक है। व्हीकल का मतलब रास्ता, एक सफर में काम आने वाली चीज। ठीक है। तो यही डिस्टिल वाटर क्या है, बॉडी में जाकर आपको उस मेडिसिन को अपने मकाम तक पहुंचाएगी, अपने एरियाज तक पहुंचाएगी। तो इसीलिए डिस्टिल वाटर को यूज करते हैं। और डिस्टिल वाटर आपको कुछ नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। इट इज ए प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ वाटर, डिस्टिल वाटर। ठीक है। 3 लीटर आप पानी डालेंगे तो उसका 1 लीटर और 800 ml आपको डिस्टिल वाटर मिलेगा। जिससे समझ सकते हैं कि प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है। अब इलेक्ट होम्योपैथी के जो एक्सट्रैक्ट उसको मदर टिंचर बोलते हैं। देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएट, हमारे मेडिसिन के एक्सट्रैक्ट को स्पाइजेरिक एसेंस बोलते हैं। इसमें
होम्योपैथी में सिर्फ सिंगल मेडिसिन दी जाती है। पहले तो होता था कि एक ही मेडिसिन दी जाती थी, लेकिन आजकल तो होम्योपैथ डॉक्टर, क्योंकि मल्टीपल सिम्टम्स आने लगे, मल्टीपल डिसीजेस है, मल्टीपल प्लान्स दे रहे हैं वो लोग। लेकिन हमारे पास पहले से ही, हमारे पास ये तय था कि एक बीमारी आई तो बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए, तो इन्वॉल्व जब बहुत सारे ऑर्गन्स हो गए तो बहुत सारे प्लांट्स को भी आपको देना पड़ेगा, ताकि आपकी बॉडी जल्दी क्यूर हो सके। तो ये होम्योपैथी से डिफरेंट है। ठीक है। और होम्योपैथी की दवाई किसी को नहीं जमी तो एग्रेवेशन कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप, किसी को खुजली हो रही थी, तो खुजली, जिस दवाई से खुजली हो सकती थी, वो दवाई सेलेक्ट करेंगे डॉक्टर साहब की खुजली को मिटाने के लिए, लीस्ट पोटेंसी में देने। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए वो प्लान, ये बॉडी के सिम्टम्स से मैच नहीं हुआ, तो उसके पास कुछ और सिम्टम्स दिखने लगेंगे, या खुजली बढ़ने के चांसेस। तो ये होगा एग्रेवेशन। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कोई एग्रेवेशन नहीं, बल्कि आपके रिसर्च में मालूम हुआ कि सिर्फ जो वाइटल्स है, वो वाइटल्स 1 2 से 3 4 मिनट तक बढ़ सकते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर, हम जब भी पेशेंट आते हैं, बीपी चेक करते हैं, रेस्पिरेटरी रेट चेक करते हैं, पल्स चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं, ठीक है, वेट चेक करते हैं, सब चेक करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन लेवल चेक करते हैं। तो ये हो गया वाइटल्स। तो हमारे मेडिसिन देने से, अगर ये मेडिसिन उसके बॉडी को फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन बाद में जरूरत पड़ सकती, तो उसमें क्या हो सकता है, थोड़ी देर के लिए वाइटल्स में या तो इंक्रीज हो सकते हैं या थोड़ा सा कमी आ सकती है। जैसा कि 120/80 बीपी होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा, 130/80 हो जाएगा, 130/90, थोड़ी देर के लिए, फिर नॉर्मल होगा। फिर यूरिन आएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा, पेशेंट को यूरिन आएगा। तो ऐसे मौके पे हम क्या करेंगे, उसको वाटर देंगे। वाटर देने से उसका जो एक्सक्रीशन है मेडिसिन का, हो जाएगा इजीली। हमारी मेडिसिन बॉडी में ठहरेगी नहीं, वर्क करेगी या तो यूरिन से निकल जाएगी। लेकिन दूसरे मेडिसिन, ये बॉडी में ठहरेगी, उसका अपना प्रभाव बाद में भी बता सकती है, और बॉडी को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ठीक है। द मेडिसिन, इसका क्या और क्या मतलब, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी एकदम प्योर प्लांट बेस है। ठीक है, ये तो मैंने बताया था। अब सिम्टम बेस ट्रीटमेंट किया जाता है होम्योपैथी, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सिर्फ और सिर्फ टेम्पैरामेंट। आगे देखेंगे हम टेम्पैरामेंट के बारे में। और सबसे बड़ा नुकसान ये है होम्योपैथी का, अब तो इन्वेंट हो गया और रिसर्च हो गया, इसीलिए नुकसान नजर नहीं आ रहा। अब सबसे बड़ा नुकसान ये है होम्योपैथी में कि हेल्दी पर्सन को देकर ही प्लान के रिजल्ट्स मालूम कर सकते हैं। एक हेल्दी इंसान बैठा हुआ है, अब ये दवाई खुजली पे काम करती है नहीं करती है, पहले उसको स्मॉल एक छोटा सा डोज दे, जिससे क्या मालूम होगा, उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे खुजली के, छींकों के, कुछ भी सिम्टम्स जो प्लांट से हमें ट्रीटमेंट करना। फिर आप क्या करेंगे, उसी प्लांट को फिर देंगे, फिर वो सिम्टम्स कम हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास वैसा नहीं है, डिसीज पर्सन है तो दवाई दीजिए, वरना जरूरत नहीं है उसको। हाँ, प्रोफेलैक्टिकली दे सकते हैं, यानी बीमारी से रुकने के लिए दे सकते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथी इतना सेफ है। ठीक है। और हमारे उनके पास वाइटल फोर्स है, यानी प्लांट में क्या वाइटल फोर्स है, जिस वाइटल फोर्स को अल्कोहल में सेव करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में जाकर वो हील करता है, सिम्टम्स को कम करता है। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में ओडी फोर्स है। जब हम डिस्कस ओडी फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ये वाटर में, हम डिस्टिल वाटर में सेव करेंगे, उसको बॉडी में भिजाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट को डिसीज से आराम मिलता है। ठीक है। और होम्योपैथी में इतने सारे मेडिसिन है, इतने सारे मेडिसिन है कि उसमें से प्रोफेशनल डॉक्टर के अलावा सेलेक्ट करना मुश्किल होगा। तो फिर प्रैक्टिस भी मुश्किल होगी। लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में बहुत आसान है, 38 रेमेडीज से, 60 कंपाउंड रेमेडीज से, 60 कंपाउंड को मिलाकर 60 है, और 114 प्लांट्स है। आप 1 साल 2 साल के अंदर बहुत सारी चीज़ों को सीख ले सकते हैं इजी। लेकिन यहाँ पर सालों लगाना पड़ता है, 4,000 5,000 प्लांट्स, फिर मिनरल्स, फिर कुछ और। ठीक है, तो इस वजह से मुश्किल होता है। तो ये आपका डिफरेंट है इलेक्ट्रोपैथी और होम्योपैथी। तो समझ में आया होगा, अगर कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।